हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। दिस इज प्रीतम एंड वेलकम टू क्रैक कोड। आज हम रिएक्ट के टॉप थ्योरेटिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्टली हर एक कंपनी में इंटरव्यू के टाइम रिएक्ट में पूछी ही जाती है। ठीक है, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, वीडियो में पूरा भर भर की इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है। ठीक है, तो पहले देखो, मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस वगैरह इधर लिख के रख दिया। ठीक है, एंड हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ओवरव्यू देते जाऊंगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डीप में जाना है, मतलब आपको चाहिए कि उसको और एक्सप्लेन किया जा सकता है या आपको और उसका डीप में जानना है विथ प्रैक्टिकल, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन तो आती है हमारा, व्हाट इज रिएक्ट। तो देखो, रिएक्ट आपको पता ही है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो यूआई बिल्ड करने के काम में आती है, सीधा बात। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन आती है कि वर्चुअल डोम एंड कंपोनेंट्स ये सब होता क्या है। फर्स्ट एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्ट इतना फेमस क्यों है। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि रिएक्ट इतना फेमस क्यों है। क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स वगैरह अवेलेबल है, एंगुलर वगैरह अवेलेबल है, बट हम रिएक्ट क्यों यूज़ करते हैं इतना ज़्यादा, इतना पॉपुलर क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्ट का जो एल्गोरिदम है, रिएक्ट में जो वर्चुअल डॉम वगैरह यूज होता है ना, इसके वजह से रिएक्ट ज़्यादा फेमस है। क्योंकि इसके वजह से रिएक्ट का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होता है, बहुत फास्ट काम करता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वही चीज़, वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या होता है, ठीक है। एंड रिएक्ट बेसिकली आपको पता ही है, रिएक्ट के ऊपर आप ऑलरेडी काम कर चुके हो तो आपको पता ही होगा, रिएक्ट एक कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं तो वर्चुअल डोम होता क्या है। तो वर्चुअल डोम आपका कुछ नहीं, आपका नॉर्मल एक रियल डोम रहता है। आप लोगों को पता ही होगा जो ट्री स्ट्रक्चर में रियल डोम रहता है। वर्चुअल डोम क्या है, उसका एक क्लोन है, वो उसको ही वर्चुअल डोम बोलते हैं, जो बहुत लाइट वेट रहता है। अभी रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट में आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो पहले उसका वर्चुअल डोम जो रहता है, वो जो क्लोन उसका बना है उसके ऊपर पहले चेंजेस करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो जो रियल डोम होगा, रियल डोम में उस पार्टिकुलर पार्ट को, जिस जगह आप चेंजेस किए उस पार्टिकुलर पार्ट को जाके चेंज करेगा। वो एक चेंजेस के लिए पूरे डॉम को रीरेंडर नहीं करेगा, जो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट करती है। इसलिए जावास्क्रिप्ट बहुत स्लो काम करती है, क्योंकि वो बार बार एक एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए पूरा रियल डॉम को रीरेंडर कर देती है। इसकी वजह से एप्लीकेशन स्लो पड़ जाती है। बट रिएक्ट क्या करता है, अब जो भी चीज़ चेंजेस किया, पहले तो उसका वर्चुअल डॉम में जाएगा, फिर वो क्या चेक करेगा, उसका रियल डॉम में उस पार्टिकुलर पार्ट को जाके चेंज कर देगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो पूरा डॉम, रियल डॉम को बार बार रीरेंडर नहीं कर रहा, जस्ट उस पार्टिकुलर पार्ट को चेंज कर रहा है। तो इसके वजह से आपका एप्लीकेशन बहुत फास्ट काम करता है। और ये जो चेंजेस मैकेनिज्म हो रहा है, इधर एक एल्गोरिदम यूज करता है, वो होता है आपका डिफिंग एल्गोरिदम। ठीक है, ये बहुत लंबी चीज़ है, तो इसके बारे में आपको और जानना है तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। ठीक है, बट इतना ही होता है, आपको इंटरव्यूअर बोले तो आप इतना बोल सकते हो, बट आपको डीप में जानना है उसका पूरा आर्किटेक्चर एकदम, फिर मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन आती है नेक्स्ट एक ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो अभी थर्ड पॉइंट में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रॉप्स एंड स्टेट क्या होता है। पहले हम प्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉप्स आपका क्या रहता है, आपका पेरेंट को, देखो आपको पता ही होगा, रिएक्ट एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो फॉलो करता है। ठीक है, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड ऐसे जाती है रिएक्ट। तो आपका एक पेरेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, आपका एक चाइल्ड कंपोनेंट है, कंपोनेंट बी। ठीक है, आप कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी में कुछ डेटा पास करना चाहते हो तो वो आप प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हो। वो जो डेटा है, जो जिस वे में आप पास करते हो, वो प्रॉप्स बोलता है। ठीक है, तो प्रॉप्स बेसिकली आपका रीड ओनली होता है, मतलब आप चाइल्ड में जाकर उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड स्टेट क्या होता है, बेसिकली स्टेट जैसे हम हुक्स वगैरह यूज़ करते हैं, यूज स्टेट, एक क्या करता है, आपका स्टेट मैनेज करता है। अभी देखो, स्टेट एक बहुत अच्छी चीज़, मतलब एक बहुत फंडा है इसके पीछे। नॉर्मली आपका दिमाग में तो आती है ना कभी, क्योंकि हम एट द एंड रिएक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जावास्क्रिप्ट में हम तो नॉर्मल वेरिएबल वगैरह ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो रिएक्ट में हम क्यों नहीं करते। रिएक्ट में हम कोई भी चीज़ करते तो स्टेट के थ्रू क्यों करते, यूज स्टेट को क्यों यूज़ करते हैं, आपको एक आती होगी ना, क्योंकि हम वेरिएबल क्यों नहीं यूज़ करते। देखो, स्टेट नॉर्मली क्या रहता है, स्टेट मतलब मान के चलो वो एक टाइप का वेरिएबल है जिसका अंदर आप कुछ भी डेटा इंटर कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हो। अभी स्टेट में फायदा क्या है, रिएक्ट को वेरिएबल चीज़ समझ में नहीं आती। सपोज आपने कुछ एप्लीकेशन बनाया रिएक्ट में, एक बटन रहेगा,
इंक्रीज डिक्रीज और ऊपर एक काउंटर रहेगा, मतलब काउंटर फर्स्ट टाइम तो जीरो ही रहेगा। अब जब भी इंक्रीज बटन में क्लिक करोगे वो जीरो को +1 +1 +1, मतलब पहले 1 पहले 2 फिर 3 4 ऐसे करके उसको अपडेट करेगा। डिक्रीज करोगे तो -1 करते जाएगा। वो जो आप बटन क्लिक करने के बाद देख लो, जब बटन क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, पेज वगैरह कुछ रिफ्रेश नहीं होता। तो वो चीज़ कैसे होती है, अब ये चीज़ को समझो। स्टेट में क्या होता है, आप जब भी स्टेट के अंदर कुछ डिफाइन करते हो रिएक्ट में, तो जब भी स्टेट में कुछ चेंजेस होता है, जैसे आप यूज स्टेट हुक डिफाइन किए, स्टेट के अंदर कुछ वैल्यू रखे, पहले वैल्यू रखे 0, फिर बटन क्लिक करने के बाद उसके अंदर +1 कर दिए तो स्टेट अपडेट हो गया। और जब भी स्टेट में डेटा चेंज हो जाती है तब पूरा जो कंपोनेंट होता है वो रीरेंडर हो जाती है। तो रीरेंडर होने के वजह से आपको अपडेटेड वैल्यू ब्राउजर में दिख जाती है। तो ये होता है आपका स्टेट का फंडा। बट इधर आप नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर, तो रिएक्ट वेरिएबल को पहचानता नहीं है, मतलब वेरिएबल को आप ऐसे ही अपडेट करोगे तो अपडेटेड वैल्यू आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा। वो वेरिएबल अपडेट होने के बाद कंपोनेंट रीरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्ट डजंट नो वेरिएबल, रिएक्ट ओनली नोज स्टेट। सो स्टेट अपडेट होगा तो कंपोनेंट रीरेंडर हो जाएगा, तो कंपोनेंट रीरेंडर होगा तो स्टेट के अंदर जो अपडेटेड वैल्यू है वो वैल्यू आपको ब्राउजर में दिख जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम स्टेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टेट के अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको पता चल गया, और उसका वो हिसाब से आपको यूज स्टेट हुक कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। अभी देखते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स एंड हुक्स। अभी देखो लाइफ साइकिल मेथड्स क्या रहता है। अभी नॉर्मली क्या होता है, रिएक्ट में कंपोनेंट कुछ मेथड्स रहता है, जो मेन मेथड्स है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये सब कुछ मेथड्स रहता है। ये सब क्या होता है, सपोज आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट डिड माउंट कब, ये मेथड कब कॉल होती है, जब आपका फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रन करता है, रेंडर होता है, तो तब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट डिड माउंट ये वाला मेथड कॉल होती है। फिर कंपोनेंट डिड अपडेट, ये मेथड कब कॉल होती है, जब आप कंपोनेंट के अंदर कुछ स्टेट वगैरह अपडेट कर रहे हो, सपोज जैसे बटन क्लिक के ऊपर आप काउंटर को इंक्रीज कर रहे हो तो अपडेट हो रहा है डेटा, तो तब कंपोनेंट डिड अपडेट वाला मेथड कॉल होती है। और कंपोनेंट विल अनमाउंट एक कब कॉल होती है, जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मतलब एक कंपोनेंट से आप दूसरी कंपोनेंट में मूव कर रहे हो, तो तब वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होती है। तो अभी जो ये 3 लाइफ साइकिल मेथड है, आपको पता ही होगा कि पहले पहले हम क्लास कंपोनेंट यूज़ करते थे स्टेट को मैनेज करने के लिए। पहले फंक्शनल कंपोनेंट स्टेटलेस कंपोनेंट था, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट में आप स्टेट मैनेज नहीं कर पाते थे। बट वर्जन 16 मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट में आप, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट का अंदर भी आप स्टेट मैनेज कर सकते हो। तो पहले जब हम क्लास कंपोनेंट में करते थे वो चीज़, तो क्लास कंपोनेंट में ये सब मेथड था जिसको मतलब आप देख सकते हो, मतलब जिससे आपको मतलब आइडिया लग जाता है कैसे ये सब मेथड काम करती है। बट अभी फंक्शनल कंपोनेंट में भी आप सेम जो मैं लाइफ साइकिल मेथड जो मैं बोला, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये सब मेथड का जो फंक्शनलिटी आप सेम चीज़ अचीव कर सकते हो ये फंक्शनल कंपोनेंट में भी, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स इंट्रोड्यूस करने के बाद से हम क्लास कंपोनेंट मोस्टली यूज़ करते नहीं है, ठीक है। तो उसमें कैसे अचीव कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हुक। आपको पता ही होगा यूज इफेक्ट हुक हम कैसे यूज़ करते हैं, साइड इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सपोज ऐसा चाहिए कि आपका पहले जो कंपोनेंट रेंडर हो, फर्स्ट टाइम रेंडर होने में आपको कुछ एपीआई कॉल करना है, और एपीआई में जो गेट एपीआई सपोज एक कॉल करना है, उसमें जो डेटा आएगा आपको डेटा दिखाना है, तो आप यूज इफेक्ट के अंदर रख सकते हो विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी। अभी आपको कुछ चाहिए कि कुछ डेटा अपडेट हो, उसके बाद आपको एपीआई हिट करना है, तो डेटा डिपेंडेंसी का अंदर स्टेट रख दो, जब भी स्टेट चेंज होगा तो यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। तो ये जो पहले बार बोला, पहले कैसे मतलब अपडेट करने के बाद वो यूज इफेक्ट कॉल कर रहा है, कैसे आप जो कंपोनेंट चेंज कर रहे हो, कैसे आपको कंपोनेंट विल अनमाउंट, कैसे यूज इफेक्ट के अंदर भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो मेथड है हम यूज इफेक्ट के थ्रू भी उसको गेट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको डीप में जानना है तो आप मुझे बताओ, इसके रिलेटेड मैं एकदम मतलब ये जो कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड है जो हम क्लास कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो हम कैसे फंक्शनल कंपोनेंट में गेट कर सकते हैं, तो मैं कुछ प्रैक्टिकल्स में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अरे कभी कभी इंटरव्यू में पूछती है कि हम कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला जो पार्ट है जो क्लास कंपोनेंट में करते हैं वो हम कैसे गेट कर सकते हैं, मतलब कैसे शो करो मुझे यूज इफेक्ट के थ्रू, कैसे हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ आप समझ लो, जितना भी लाइफ साइकिल मेथड्स था क्लास कंपोनेंट में वो सब कुछ यूज इफेक्ट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और यूज इफेक्ट बहुत पावरफुल हो गए डेट के अंदर, मोस्टली यूज होता है, बहुत यूज स्टेट यूज इफेक्ट तो भर भर के यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे है, यूज रिड्यूसर वगैरह भी है, तो यूज रेट वगैरह भी है, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है।
तो अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन में आती है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हैंडलिंग इवेंट्स एंड कंडीशनल रेंडरिंग। ये कुछ नहीं है आपका हैंडलिंग इवेंट्स, मतलब जो ऑन क्लिक वगैरह रहता है, ऑन क्लिक जैसे क्लिक करने के बाद आप कुछ करना चाहते हो, तो ये सब कुछ इवेंट्स वगैरह रहता है, तो आपको आई गेस आती ही होगी। एंड कंडीशनल रेंडरिंग मतलब इफ एल्स जो रहता है नॉर्मल एंड वगैरह, एंड आपका जो टर्नरी ऑपरेटर वगैरह रहता है कि जैसे आप हैंडल करते हो, ठीक है, कंडीशनल पार्ट को, तो कंडीशनल रेंडरिंग मोस्टली होती है जो JSX का अंदर हम मोस्टली यूज़ करते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं JSX क्या है। JSX क्या होता है, JSX मतलब आपका जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर आप HTML कोड लिख पा रहे हो, ये रिएक्ट में पॉसिबल है। तो यही JSX है कि जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आप रिएक्ट HTML का कोड लिख रहे हो, मतलब जावास्क्रिप्ट एंड HTML को आप एक साथ लिख रहे हो, तो वही JSX है, जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। अभी ये बहुत पूछते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम क्या है। अभी देखो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है, मान के चलो मैं जैसे प्रॉप्स बोला, प्रॉप्स में क्या बोला था, एक कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है। कंपोनेंट ए से आप डेटा कंपोनेंट बी में पास कर रहे हो, तो ये प्रॉप्स के थ्रू हो जाएगा, दो ही कंपोनेंट का मामला है। अभी बहुत सारे कंपोनेंट आ गए, सपोज कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, ऐसे ऐसे करके कंपोनेंट EF GH ऐसे करके बहुत सारे कंपोनेंट आ गए। अभी आपको कंपोनेंट ए से कंपोनेंट जी में डेटा भेजना है, तो अभी आप ऐसे भेजोगे क्या, कंपोनेंट ए से B to C, C to D, D to F, ये F to G ऐसे करके भेजोगे। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। और इसमें मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है भाई। मतलब ये तो एक छोटा सा बोला, अभी लार्ज एप्लीकेशन में इतना मैनेज नहीं कर सकते, तो तब हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक मतलब यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक वगैरह रहता है, प्रोवाइडर कंज्यूमर ऐसा रहता है, तो क्या करते हैं, इस डेटा को लेते हैं डायरेक्टली, आप इसको कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक इन जी कंपोनेंट। सो ये एक प्रॉप्स ड्रिलिंग जो हम कर रहे थे उसको अवॉइड करती है, ठीक है। तो आई थिंक इसके बारे में आपको डीप में जानना है, तो ये प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा, ठीक है। आपको जानना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी नेक्स्ट चीज़ आती है रिडक्स। सेम रिडक्स भी वही करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जैसे हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू, जो रिएक्ट का इनबिल्ट है। और रिडक्स एक सेपरेट लाइब्रेरी है, पैकेज है, जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है रिएक्ट के अंदर थ्रू npm। तो रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जो बहुत अच्छा, मतलब लार्ज एप्लीकेशन में मोस्टली हम रिडक्स यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज़ नहीं करते। लार्ज एप्लीकेशन में जब इतना स्टेट इधर उधर होता है ना, तो तब कॉन्टेक्स्ट एपीआई से हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। बट रिडक्स से बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि रिडक्स से ग्लोबल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर सब डालो, फिर यूज सिलेक्टर, यूज डिस्पैच के थ्रू ये सब बनाओ, एक स्लाइस के थ्रू आप बना सकते हो। मतलब आई थिंक रिडक्स आपको पता ही होगा, रिडक्स टूल किट। रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो स्टेट मैनेज करने के काम में आती है, ठीक है। कभी कभी आपको पूछ लेगा कि रिडक्स के फ्लो बताओ कैसे करते हो, तो फ्लो कैसा है, आप आई थिंक आप लोगों ने रिडक्स टूल किट ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। क्या रिडक्स एक स्लाइस के बेसिस में डिवाइड करते हैं, फिर उसके एक स्टोर बनाना पड़ता है, फिर स्टोर के आप बना लिए सब कुछ, जो भी आपका फंक्शनलिटीज है, रिड्यूसर फंक्शन वगैरह वो सब डिफाइन कर दिए। फिर आप क्या करो, पूरी जो एप्लीकेशन है उसको रैप अप कर दो प्रोवाइडर के अंदर, फिर जाके आप यूज डिस्पैच के थ्रू पार्टिकुलर रिड्यूसर फंक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं, लीव सिलेक्टर के थ्रू आप स्टोरेज से जो भी, मतलब ग्लोबल जो स्टोरेज रहेगा उसके अंदर जो भी डेटा है उधर से गेट कर सकते हो। तो ये रिडक्स का एक बेसिक आइडिया हो गया, बट इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि रिडक्स कैसे यूज करते हैं फॉर स्टेट मैनेजमेंट, देन आई विल मेक इट वीडियो फॉर दिस। एंड आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली आई विल मेक इट, ओके। एंड सेकेंड, अभी एट्थ क्वेश्चन आती है यूज मेमो, यूज कॉलबैक, ये सब चीज़ होती क्या है। मतलब आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि यूज मेमो क्या है, आपको कभी कभी पूछ लेगा प्योर कंपोनेंट क्या होता है। अदरवाइज ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रिएक्ट में ऑप्टिमाइजेशन या परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं, तब आप बोल सकते हो कि सर हम यूज मेमो हुक यूज़ कर सकते हैं, यूज कॉलबैक हुक यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली क्या करते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट में पता ही होगा कि मेमोइजेशन क्या होता है। मेमोइज्ड वैल्यू क्या होता है, कैशे रहता है, डेटा पहले सेव रहता है, और जो रिपीट डेटा आप कॉल करते हो वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है कैशे के अंदर, तो ले लेता है, नहीं तो फिर से रिजनरेट करके उसको स्टोर करता है। तो यही बेसिकली करता है कि बार बार सेम डेटा के लिए बार बार फंक्शन कॉल ना करना पड़े, डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ले लो, नहीं है तो क्रिएट कर लो, ठीक है। तो एप्लीकेशन का फास्ट करवाती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। तो सेम चीज़ आपकी यूज मेमो करती है। यूज मेमो क्या करता है, आपका मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करती है। और यूज कॉल बैक, यूज मेमो, बोथ आर सेम, but only difference is like use memo returns memoized value and use callback returns memoized function, okay। तो ये memoized function रिटर्न करती है, और इसमें कुछ डिफरेंट, वो फंक्शन को बाद में कॉल कर सकता हूँ। बेसिकली ये ज़्यादातर यूज होता है जब आपको पैरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में एज ए पास करना पड़ता है, तब ये यूज कॉलबैक ज़्यादा काम में आती है, ठीक है। तो ये सब
नॉर्मली थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट होता है और बेसिक आपको थ्योरेटिकल पूछे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यूज मेमो यूज कॉल बैक हम मोस्टली ऑप्टिमाइज मतलब एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यूज़ करती है। तो इसमें क्या होता है, मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो मेमोइज करते हैं आपका वैल्यू डेटा को कैशे में स्टोर करती है और जो डेटा प्रेजेंट है उसको कैशे से डायरेक्ट ले लेती है, तो जो टाइम बचा देती है, जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। और डिफरेंस मांगे तो बोल देना यूज मेमो रिटर्न्स मेमोइज्ड वैल्यू एंड यूज कॉलबैक रिटर्न्स मेमोइज्ड फंक्शन। तो इसके रिलेटेड डीप में वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर डीप में प्रैक्टिकल्स आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी राउटिंग क्या होता है, राउटिंग आपको पता है, कोई भी एक वेबसाइट में, रिएक्ट वेबसाइट में या कोई भी वेबसाइट में जब जाते हो ऐसे कुछ सेक्शन रहता है ना, होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस। जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन, सपोज एक रिएक्ट एप्लीकेशन आप बनाए, आप होम में क्लिक करते हो तो होम में जाता है। अब अबाउट में क्लिक करते हो, देखना उसका यूआरएल चेंज हो जाती है, राउट चेंज हो जाती है, अबाउट आ जाती है एंड वो पेज रीलोड नहीं करता। कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो ऐसे ही तुरंत चला जाता है, पेज रीलोड नहीं करता है। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डाउन से, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलती है रिएक्ट को ना, तो वही चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी 11th में आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट्स। कंट्रोल कंपोनेंट मतलब क्या होता है, सपोज दो कंपोनेंट है, मान के चलो कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। अभी कंपोनेंट ए के अंदर आपने कुछ फॉर्म मतलब इनपुट टैग का फॉर्म बनाया, कंपोनेंट बी के अंदर भी आपने कुछ इनपुट टैग का फॉर्म बनाया, ठीक है, इनपुट टैग देके। अभी इस जो कंपोनेंट ए वाले जो फॉर्म है, इधर आप वैल्यू को मैनेज करने के लिए आप स्टेट यूज किए, जैसे हम ऑन चेंज वगैरह यूज करके करते हैं नॉर्मल मेथड। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम वैल्यू को चेंज करने के लिए रेप यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूज रेप जो हुक रहता है, ठीक है। तो अभी डिफरेंस क्या हुआ, ये जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट, मतलब इधर हम स्टेट से वैल्यू मैनेज कर रहे हैं। और ये जो कंपोनेंट भी है इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट, मतलब इधर हम डायरेक्टली यूज रेप के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली रियल टर्म को अपडेट करता है। और रिएक्ट हमको साफ मना करती है कि किसी भी चीज़ से डायरेक्टली रियल टर्म को मतलब मैनिपुलेट मत करो, रियल टर्म को पॉइंट मत करो, इससे रिएक्ट स्लो हो जाती है। तो हमेशा आप लोगों को मतलब मोस्टली तो यही यूज होता है एंड हमेशा आप लोगों को स्टेट के थ्रू ही मैनेज करना है। कभी जो रेयर केस में कुछ ऐसा पड़ जाता है कि आपको चाहिए तब, बट ये मतलब यूज़ करना माना, इससे रिएक्ट स्लो हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा स्टेट से मैनेज करना चाहिए। तो इसको कंट्रोल कंपोनेंट, इसको अनकंट्रोल कंपोनेंट बोलते हैं, और कुछ नहीं। कंट्रोल कंपोनेंट में आपको वैल्यू स्टेट से मैनेज होती है और अनकंट्रोल कंपोनेंट पे वैल्यू यूज रेप के थ्रू मैनेज होती है, ठीक है। अभी हम 12th क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू स्टाइल कंपोनेंट इन रिएक्ट। अब रिएक्ट में कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे इनलाइन होता है, इनलाइन में आप स्टाइल ऐसे कीवर्ड लेके एट्रीब्यूट लेके उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करके आप कर सकते हो, या अदर एक सेपरेट फाइल वगैरह बना के कर सकते हो, या रिएक्ट क्लास को मतलब कुछ स्टाइल कंपोनेंट करके भी रहता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक या किसी दूसरी रिएक्ट के टॉपिक के ऊपर आपको कुछ जानना है तो वीडियोस के सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड इधर कुछ टॉपिक के ऊपर आपको डेडिकेटेडली मतलब पूरा डीप में जानना है तो उसको बताओ, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यार यही जो कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाती है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कुछ भी डाउट हो अब बेझिझक मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आप लोग करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट ऐसे अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो बाय।